आवाज़ जा रही है? प्रत्यूष? यस सर, यस सर। हाँ, प्रत्यूष, प्रत्यूष किशन, यस सर। क्या होता है प्रत्यूष किशन का मतलब? 2-2 नाम लेके चल रहे हैं। यस सर, वो एक्चुअल में मेरा जो जन्म हुआ था वो रात के 12:02 पे हुआ था। तो प्रत्यूष का मतलब होता है उगता हुआ सूरज या सुबह की पहली किरण, और कृष्ण का मतलब कृष्ण भगवान से प्रेरित नाम है काला। अच्छा, कहाँ से हैं प्रत्यूष? ईस्ट चंपारण से सर। यस, ईस्ट चंपारण से। बताइए ईस्ट चंपारण का 1-2 ऐतिहासिक जगह बताइए आप। काफ़ी अच्छा सर जगह है। अरेराज हुँ, अरेराज और सर केसरिया। हुँ। क्या है वहाँ की फेमस? सर केसरिया में बौद्ध स्तूप है और अरेराज एक रिलीजियस प्लेस है। अच्छा, बोधि स्तूप। यस। हुँ, अच्छा ठीक बोधि स्तूप चलिए बौद्ध धर्म से ही जब आ गई बात तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? राजगीर में सर। सही बोल रहे हैं? नो सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। किसके शासनकाल में ये बता दीजिए? सर कनिष्क। कनिष्क सही है या तुक्का लगा रहे हैं? तुक्का लगा रहा हूँ। हुँ, अच्छा, कोई बात नहीं। आप 10th 12th किए हैं दून पब्लिक स्कूल, है ना? इसमें यस एक दून शब्द है, क्या होता है दून का मतलब? दून सर। पढ़े होंगे ना ये ज्योग्राफिकल टर्म? यस सर, यस सर। सर हुँ, प्लेन इलाका, तराई हुँ, क्षेत्र। अच्छा क्या होता है तराई क्षेत्र? सर दो माउंटेन वैली के बीच में जो इलाका होता है उसको दून कहते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने आईआईटी से किया यस है सर। ना? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से तो आईआईटी आईएसएम धनबाद से किए हैं, तो फिर इतना अच्छा स्ट्रीम से आईआईटीएन होके फिर इस फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं? इतना तो आईआईटीएन रिसर्च करते हैं, अच्छे-अच्छे फील्ड में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा-अच्छा है ना? ये चीज़ यस टेक्नोलॉजी सर। के क्षेत्र में स्कोप दिए हुए, तो फिर इस क्षेत्र में आने का मतलब? जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे मैंने एक एनजीओ के लिए काम किया था, जिसको वर्ल्ड का 16 बेस्ट स्टूडेंट रन एनजीओ डिक्लेयर किया गया है। तो वहाँ हुँ, पे जब मैंने काम किया 3 साल, और लास्ट ईयर में मैं उस एनजीओ का कोऑर्डिनेटर भी बना, तो वहाँ पे मैंने हुँ, पाया कि मैं सोसाइटी के लिए ज़्यादा दूसरे तरीके से इस तरीके से योगदान कर सकूंगा। फिर कॉलेज के बाद भी मैंने दूसरे एनजीओ ज्वाइन किए एज अ फ्रीलांस एंड पार्ट टाइम जॉब। हुँ। Those were also related to education, health, and environmental awareness, addressing the human rights and environmental justice. तो सर वहां से फिर मेरा इंटरेस्ट इधर की ही तो तरफ बढ़ गया। किस तरीके से एनजीओ काम करता है? सर एनजीओ बेसिकली कई तरह के हो सकते हैं। अगर हम देखें तो कुछ अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, कुछ राइट्स एडवोकेसी के लिए काम करते हैं, कुछ एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, कुछ ओके। कुछ सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर सुधार करने के लिए होते हैं। अच्छा, इसीलिए लग रहा है कि आपको है ना सामाजिक कार्य में ज़्यादा रुचि है। यस सर। इसी की वजह से लग रहा है आप ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिए हैं। यस सर। कितने डिवीज़न में, कितने पार्ट में बाँट के पढ़ते हैं सोशियोलॉजी को आप? सर सोशोलॉजी को मुख्यतः रूप से हमारे सिलेबस में 2 पार्ट में बाँटा गया है। हुँ, मतलब एज अ सर क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैं। सोशियोलॉजी को अब कितने पार्ट्स में होता है ना इंडियन सोसाइटी, सेक्रेटरी उसके यस सर। अलग-अलग पार्ट्स ओके। होंगे, है ना? ओके सर। तो हुँ, हम लोग जो 3 पार्ट से मुख्य रूप से बाँटते हैं।
एक जो है वो सोशियोलॉजी और ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में है, जिसमें हम हम्म, लोग सोशियोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ, इसके लिए हम्म, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी किस तरह का साइंस है भी कि नहीं। फिर जो हम्म, सेकंड पार्ट है वो हमारा थिंकर्स रिलेटेड है, एंड जनरल डिफिनीशंस, जनरल टर्म्स जैसे रिलीजन, स्ट्रेटिफिकेशन, मोबिलिटी, ये सारे चैप्टर्स हैं। फिर जो थर्ड पार्ट है वो हमारा इंडियन सोसाइटी के बारे में है। हम्म। आपने थिंकर की बात कही, तो आप एक यस दो सर। वेस्टर्न थिंकर का बताइए, जो उसका कुछ फिलॉसफी जो आपके सोशियोलॉजी में दिया गया हो। सर टैलकॉट पार्सन, इन्होंने हम्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करी। इनका कहना है कि हम्म, सोसाइटी में जो भी इंस्टीट्यूशन है उनका कोई ना हम्म, कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, इसी के कारण वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके हम्म, इसके लिए फिर बाद में मर्टन एक थिंकर आए, उन्होंने बोला कि कुछ तो हमारे जो सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई भी नॉर्म्स है, उसके दो तरीके के फंक्शन है, लेटेंट फंक्शन और मैनिफेस्ट फंक्शन। तो उसके बाद इस पे दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम ने भी बात रखी कि कभी कभी जो फंक्शन होता है वो एनोमिक भी हो जाता है। हम्म, अच्छा। आप हॉबीज में लिखे हैं राइटिंग पोएम्स, यस किस सर। तरीके के आप पोएम लिखते हैं बताइए। सर मेरे जो पोयम्स होते हैं वो कन्वर्सेशनल एंड रिफ्लेक्टिव होते हैं। आपने जो लिखा हो एक दो पोएम, एक दो लाइन बताइए। सर हिंदी में भी मैं लिखा हूँ, इंग्लिश में भी मैं लिखा हूँ। हिंदी बताइए, हिंदी वाला। सर ये जो पोयम है ये रामधारी सिंह दिनकर से प्रेरित होके है। रामधारी सिंह हम्म, दिनकर ने एक पोयम लिखा था जिसको एंड किया था कि समर शेष है। तो हम्म, इस कविता के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर समर शेष क्यों है और समर है क्या। हम्म, हम्म, तो शुरू कर रहा हूँ सर। सुनो समर शेष हम्म, है, ये आगाज है, आरंभ है, अजय है, अजल है, अगन है, अजन है, अटल है, अनंत है। फिर से सुनो, हम्म, समर शेष है, ये विगम नहीं, हम्म, ये विगन नहीं सुगम है, ये विगन नहीं सुगम है, ये सर वन मिनट, ये निवर्ध नहीं दुर्लभ है, ये निराकार नहीं आधार है, इसे हम्म। इसे जीतना विगम है, पर लड़ना ही तेरा धर्म है, सुनो समर शेष है। इसी का शायद एक लाइन है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आई थिंक इन्हीं का है क्या? इसी पोएम का लाइन है, समर शेष है सर आपका, जो तटस्थ है हाँ, समय यस सर। लिखेगा हाँ हाँ, उनका भी अपराध है। यस सर। वो कह रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि कुछ लोग क्राइसिस में अपने आंखें मूंद लेते हैं कि हम इससे मतलब नहीं है, हम न्यूट्रल हैं। तो रामधारी सिंह हम्म, दिनकर जी ये बताना चाह रहे हैं कि वो भी एक तरीके से अपराधी हैं जो किसी साइड नहीं है। जो गलत को गलत ना बोले, यस सर। यानी गलत पे मौन रहे, यस है सर। है ना? जी। यस। ठीक है। आपने रामधारी सिंह दिनकर का चर्चा किया, तो अभी उनका जयंती भी मनाई गई, कब था बताइए। यस सर। सर ये मुझे नहीं पता सर। हम्म? कहाँ से थे सर रामधारी सिंह दिनकर? सर ये भी नहीं पता सर। ये भी नहीं। आप है ना उनसे प्रेरित हो, तो ये सब चीजें तो आना चाहिए, यस है सर। ना? ये ठीक है। हॉबीज में हो गया, सर्विस प्रेफरेंस में आप लिखे DYSP, यस सर। मतलब लगता है कि वर्दियों से आपका काफी प्यार है। यस सर। सर मैं जो अपने आप को समझ पाया वो ये समझ पाया कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा। तो सर शुरू की जो मेरी चार प्रेफरेंसेस हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट से है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट सेक्टर से है, एंड हम्म, उसके बाद सोशल वेलफेयर से। तो ओके। यस सर। अब मानिए DSP आप बन जाते हैं, तो पब्लिक के लिए कोई 3 ऐसा काम बताइए जो मेजर चेंजेस ला सकते हैं जीवन में। यस सर। सर बेसिकली जो मेरा एम टारगेट रहेगा
वो सोशल क्राइम्स को रोकना। अगर जिस भी डिपार्टमेंट में मैं रहा एंड दैट डिपार्टमेंट इज वर्किंग ऑन ग्राउंड, so my target will be to reduce the social crime. Second, तो to क्या reduce लगता है कि the अभी क्राइम नहीं रोका हुआ है? अभी क्राइम बहुत ज्यादा है, क्राइम रेट sir इस as compared इस to वजह से national बदलाव average. नहीं आ रहा है, आपका मानना है? Yes sir. आपका मानना है कि क्राइम रेट अभी ज्यादा इसलिए बदलाव नहीं आ रहा है? No sir, ऐसा नहीं है आगे बताइए। सर। ठीक है, सेकंड क्या? हाँ सर, सेकंड अभी जो आफ्टर कोविड है, आरबीआई की रिपोर्ट आई थी कि देयर इज 244% राइज इन साइबर क्राइम। तो लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी भी नहीं है, इसके कारण से साइबर क्राइम। तो एज अ डीवाईएसपी माय टारगेट की साइबर क्राइम जब हो जाता है तो इंडिया में इसका कन्वर्जन रेट टू मेकिंग मेकिंग कन्वर्जन रेट फॉर, मतलब कि इसमें गुनहगार को सजा नहीं दिलाई जाती है जनरली साइबर क्राइम में। इसके कारण से ये फलस्वरूप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसको टैकल करना मेरा दूसरा प्रायोरिटी रहेगा। और तीसरा? सर तीसरा जो है कि अभी हमारा जो लास्ट बिहार पुलिस दिवस हुआ था फरवरी महीने में, उसमें एक नए टैगलाइन जारी गई थी कि हमारा संकल्प आपका विश्वास। उसके तहत मैं ये प्रयास करूंगा कि पुलिस की एक छवि जो है वो अलग सी बनी हुई है कि पुलिस लोग करप्ट होते हैं, आप उन पे विश्वास नहीं कर सकते, तो उस छवि को भी मैं और अच्छे तरीके से दूर करने का प्रयास करूंगा। ये बात लग रहा है कहीं हद तक सही भी है, पुलिस लोग करप्ट होते हैं, आपका भी मानना है क्या? सर पूरी तरीके से तो नहीं, बट कुछ जो लेकिन है। एग्जाम। यस सर। ठीक है मैम। जी। हेलो प्रत्युष। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो आपने एक रणधारी सिंह दिनकर की एक पोयम बताते हुए उनकी मीनिंग के बारे में बात किया कि दोनों जो कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें ना उसके समर्थ रहे ना उसके अगेंस्ट रहे, तो वैसे Yes, ma'am. सिचुएशन में आदमी को या तो अपनी डिसीजन लेनी चाहिए, चाहे आप समर्थ रखिए या उसके अगेंस्ट में रहें। तो महाभारत में एक कैरेक्टर है, बहुत फेमस कैरेक्टर है, जिन्होंने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो ना वो पांडव के साइड थे ना वो दुर्योधन के साइड थे। तो उन कैरेक्टर का नाम क्या है? सर मैम ऐसे जो मुझे याद आ रहा है वो श्री कृष्ण भी थे उनमें से एक। नहीं, श्री कृष्ण तो पांडव के साइड थे ना, वो तो अर्जुन के सारथी थे। बट ऐसे एक बहुत फेमस कैरेक्टर हैं जो किन्हीं का साथ नहीं दिया, उन्होंने महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। पंक्तियां आपने बोली हैं उनपे वो बिल्कुल खड़े उतरते हैं। मैम मैं गेस रिकॉर्ड नहीं कर करिए। पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। कृष्ण के बड़े भाई बलराम। बलराम। ओके। आपने साइबर क्राइम की बात की, तो साइबर क्राइम मानते हैं कि डिजिटलाइजेशन की क्राइम है, काफी इंक्रीज हो गया, आपने आरबीआई का डेटा रिपोर्ट किया। तो साइबर क्राइम्स कौन कौन सॉफ्टवेयर, एक जनरल टर्म दिया जाता है उन सॉफ्टवेयर्स को, उनको क्या बोला जाता है? मैम मालवेयर्स। राइट राइट। तो मुझे 3 टाइप्स के मालवेयर्स बताइए जिनसे ज्यादा साइबर क्राइम हमें देखने को मिलता है इंडिया में। सॉरी मैम, आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। ओके। सो आपने बताया मालवेयर्स, मालवेयर्स जो साइबर क्राइम्स को इग्नाइट करते हैं। तो मैं आपसे पूछ यस रही मैम। हूँ 3 टाइप के मालवेयर्स बताइए
जिनसे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम इंडिया में देखा जा रहा है? मैम, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। नो, टाइप्स ऑफ मालवेयर्स, टाइप्स ऑफ मालवेयर सॉफ्टवेयर। ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। टाइप ऑफ साइबर क्राइम बताइए, किस तरीके से साइबर क्राइम होता है, वही बताइए। मैम, एक नया अभी क्राइम इवॉल्व हुआ है जिसको हम लोग डिजिटल अरेस्ट भी बोल रहे हैं। अभी इस पे एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, एंड वन ऑफ द रिनाउंड टीवी चैनल इंडिया टुडे की एक एंकर भी इस डिजिटल अरेस्ट क्राइम में इतनी अवेयर होने के बाद भी फंस गई थी। तो एक डिजिटल अवेयरनेस है, डिजिटल अरेस्ट है। एंड सेकेंड इज जो अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके लिए टेलीग्राम के जो सीईओ है एंड फाउंडर है उनको फ्रांस में गिरफ्तार किया गया था। इट वाज ड्यू टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एंड थर्ड जो है वो पीटी क्राइम्स के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें लोगों से कुछ छोटे छोटे अमाउंट में बट इन लार्ज वॉल्यूम ठगे जा रहे हैं ड्यू टू सेइंग फॉर दिस एंड दैट रीजन। किसी को लालच का प्रलोभन देके कि आपने इतनी रुपए की लॉटरी जीती है। तो ये 3 तरीके से अभी देखा जा रहा है। यस चाइल्ड पोर्नोग्राफी का आपने बात किया, मुझे कुछ ऐसे यस एक्ट्स बताइए और फ्रेमवर्क्स बताइए जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं टू कंट्रोल द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। कोई मैम, एक्ट, कोई पॉस्को जी पॉस्को एक्ट जो 2012 में पास आउट किया गया था। साथ साथ अभी भारतीय न्याय संहिता में भी इस पे चर्चा की गई है, जिसके लिए जो once में जो सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन है उसको जेंडर न्यूट्रल इस एक्ट में भी बना दिया गया है। उसके अलावा गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है वो भी इस पे काम कर रही हैं गूगल के साथ, जिसमें जो कीवर्ड्स हैं उनको जैसे क्या हो रहा है कि अभी एक गूगल की रिपोर्ट आई थी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी थ्रू जायंट मीडिया एक 1 मिनट मैम, आई एम रिकॉलिंग द नेम। एक गूगल की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि कैसे कीवर्ड्स को बदल के फ्रेम करके ये क्या कहते हैं कि लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने काम किया था। एंड अब ऐसा कुछ अगर आप टाइप करते हो इन गूगल की अंडर 18 एंड समथिंग चाइल्ड एंड गिविंग स्पेस एंड यूजिंग द वर्ड पॉर्न, तो आपको वहां पे साइबर क्राइम रिपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाता है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। एंड जो ये सर्चिंग होती है, जो कीवर्ड की सर्चिंग हो रही है, इसके इसके एंड पे आपके हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी लगी हुई, सिंस यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, सो ये जो कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं उससे वो लिंक कर पा रहे हैं, वो वीडियो पे हम जा रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी? सॉरी मैम, इसके साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी का है। मुख्य रूप से जो इसमें देखा जाता है जिस पे गूगल क्रेम ये काम करती है वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं, उसमें ट्रीज एंड नोड्स होते हैं, उसके थ्रू ये कीवर्ड्स को एक दूसरे से अरेंज करके एक्चुअल मीनिंग निकाल के पता करती है। ओके, राइट राइट। सो आपकी सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो यस मुझे ये बताइए कि इंडिया एज ए कंट्री, हम सोसाइटी में काफी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं, तो मुझे यस 3 फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बताइए जो आपको दिखता है इंडियन सोसाइटी में। थ्री मैम। फॉर्म्स। मैम, जो पहला
stratification, and that is gender-based social stratification. Second is caste, and third is basically class, which is more of intersectionality of uh, intersectionality of caste as well as gender too. नहीं, थर्ड भी ठीक है, दोनों का मिक्स आपने बताया कि हम कास्ट भी ले लें प्लस जेंडर भी ले लें। इसके अलावा कोई बताइए। Ma'am, it is of urban and rural divide, urban and rural stratification. Okay. Even on the basis of poverty, rich and poor. Yes, ma'am. तो सबसे जो पुरानी स्ट्रैटिफिकेशन चली आ रही है इंडिया में वो है कास्ट बेस्ड, राइट? Yes, ma'am. तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स इंडिया में काफी मायने रखता है, एंड आप Yes, ma'am. सोशियोलॉजी से हैं तो एक कास्ट पे एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने Yes, एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया था कि कास्ट जो लोअर कास्ट से होते हैं वो ज्यादा करप्शन करते हैं। डू यू नेम दैट Yes, ma'am. सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो उन्होंने बोला था? No, ma'am, I cannot recall this. ओके, सो अच्छा, उनका नाम आशीष नांडी था। तो आपका क्या इसमें राय है कि जो लोअर कास्ट से होते हैं वो अगर हायर पोजीशन पे जाते हैं तो वो ज्यादा करप्शन करते हैं? Ma'am, मुझे लगता है कि this is also can be a generalized statement. As a sociology student, I can also provide critique to a well-renowned thinkers. So I think this is a generalized statement based on few examples, and Okay. there is no empirical evidence of this. Okay, any theory in sociology which support this statement of Ashish Nandi? Any theory? Ma'am, deviant subculture. And what it says? Uh, uh, deviant subculture says कि अगर क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ इंडिविजुअल के पास कुछ कल्चरल नीड्स या सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नीड ज्यादा होती है, उसके लिए उनके पास मीन्स नहीं होती है, तो वो डेविएंट होके करप्शन कर लेते हैं। राइट, ओके। और हाल ही में एक फेमस इंडस्ट्रियल ऑफिस का डेथ हुआ है, नाम बताइए। यस मैम। हाल ही में इंडिया के एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, रिनाउंड फिलैंथ्रोपिस्ट का डेथ हुआ है, हाल ही में हुआ है। यस मैम। सर रतन टाटा। नेम हिम। सर रतन टाटा। राइट राइट। सो हाँ, रतन टाटा ने एक कार, बहुत अफोर्डेबल कार लॉन्च की थी फॉर द इंडियन मिडिल क्लास। कौन सी कार थी? टाटा नैनो में। एंड आपने ये देखा होगा कि इतनी अफोर्डेबल कार को लॉन्च करने के बावजूद ये उतनी फेमस नहीं हुई और ये सक्सीड नहीं हुई। क्यों? कौन सी ऐसी सोशियोलॉजी थ्योरी है जो इसको सपोर्ट करती है कि इतनी अफोर्डेबल कार, 1 लाख रुपीज फॉर अ कार, फिर भी इंडियन मिडिल क्लासेस इसको लेना नहीं चाहते थे? तो कौन सी सोशियोलॉजी, ये कौन सी थ्योरी इसको सपोर्ट करती है कि क्या सोसाइटी में ये साइकोलॉजी चलता है कि इंडियन मिडिल क्लास नैनो को परचेज नहीं करना चाहते? मैम, लेबलिंग थ्योरी। बैड मार्केटिंग वजह से इसका जो लेबल हो गया था टाटा नैनो का कि लखटकिया कार है, एंड ड्यू टू दैट मेनी पीपल जो खरीद सकते थे वो भी इसको खरीदने से पीछे हट गए। राइट, ओके।
आपकी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो मेरा यस लास्ट क्वेश्चन इसी से रहेगा। इसमेन जो सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, तो इसमें आपने यस पढ़ा होगा पी एन नोड्स। पी नोड्स और एन नोड्स में क्या होता है? मैम आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा होगा यस मैम। पी नोड्स एंड एन नोड्स, दोनों में यस क्या मैम। डिफरेंस होता है? मैम बेसिकली जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसको हम लोग सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग करते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें हम लोग ट्राईवैलेंट एलिमेंट से डोपिंग करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें हम लोग डोपिंग करते हैं पेंटावैलेंट एलिमेंट से। तो जो पी I'm टाइप not asking सबस्ट्रेट about होते। doping. यस मैम। I'm not asking about doping. I'm asking the simple difference between P nodes and the N nodes. Simple difference, जो fundamental difference होता है in terms of electrons. मैम एन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एंड पी टाइप्स में मैम होल्स ज्यादा होते हैं। Right, right. Now you are saying the right thing. And जो P and N की जो doping होके P and N junction बनता है, यस मैम। right? यस मैम। वो P and junction हमारे काफी एप्लीकेशन में यूज होता है। तो मुझे दो ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जहां पे ये पी एन जंक्शन यूज होता है, दो सिंपल एग्जाम्पल जो डेली बेसिस पे और इधर हम यूज भी कर रहे हैं काफी उसको। मैम ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड। ट्रांजिस्टर्स एंड डायोड, राइट। अब ये ट्रांजिस्टर एंड डायोड जो डेली बेसिस पे हम कोई यूज करते हैं उसका एक सिंपल एग्जाम्पल दीजिए। मान लीजिए किसी आम आदमी को बता रहे हैं कि इसमें ट्रांजिस्टर और डायोड है, तो उसका बस एक सिंपल एग्जाम्पल दीजिए मुझे। मैम टीवी का रिमोट सबसे अच्छा एग्जांपल है एंड मोबाइल का फ्लैश लाइट जिसमें डायोड्स है। एलईडी इज अ लाइट इमिटिंग डायोड and transistors are in basically every electronics item including the phone जो आपका सिग्नल को रिसीव एंड ट्रांसमिट करने के काम आता है, साथ साथ वो एज अ स्विच भी काम करता है इन फ्यू केसेस। ओके, थैंक यू प्रत्युष सर। विनीत सर। थैंक यू। प्रत्युष जी, अभी आप जो है करंट में काफी सारे इंडेक्स आए हैं, उसके बारे में सुना है? कई सारे इंडेक्स जो अभी चल रहा था न्यूज में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यस सर। हाँ, ये कौन सी संस्था मतलब ये पब्लिश करती है? सर जर्मनी की है वेल्ट हंगर लाइफ। ओके, अच्छा, इस संस्था को मतलब अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है तो इसमें किन किन पैरामीटर्स पे जो है इसको डिसाइड करते हैं हम लोग? सर ये जो पैरामीटर्स हैं इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट 3 ईयर से क्वेश्चन कर रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि दे आर इंक्लूडिंग द पैरामीटर्स ऑफ malnutrition, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग विच शुड नॉट बी द केस। भारत का जो इसमें अभी आपने जो देखा, इसमें भारत में इंडियन गवर्नमेंट इसका अपोज कर रही है कि मतलब इंडिया का रैंक जो है सो कंटिन्यूअसली इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज किया है। यस सर। और गवर्नमेंट कह रही है क्या कि जो है सो हमारे यहाँ पॉवर्टी मतलब हम लोगों ने काफी सारे लोगों को पॉवर्टी लाइन से हमने ऊपर लाया है। क्या तो गवर्नमेंट सही बोल रही है, भारत सरकार सही बोल रही है, या ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स सही बोल रहा है? सर दोनों सही कर रही है, बस पैरामीटर का अंतर है। गवर्नमेंट का मानना है कि वेल्ट हंगर लाइफ जो इंडेक्स निकाल रही है विच इज मोर ऑफ हेल्थ इंडिकेटर इंडेक्स, नॉट हंगर इंडिकेटर इंडेक्स। एंड जो पैरामीटर्स वो यूज कर रही है वो वर्ल्ड बैंक को सबमिटेड डेटा जो हम लोग malnourishment में यूज करते हैं, वो सबमिटेड डेटा 1 साल पुराना यूज करती है।
तो इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट इन प्रोसेस है, इस कारण से ये दिक्कत है। ये जो डेटा जो है, जो हमने भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक जो डेटा किया, अगर मान लीजिए कि हम वर्ल्ड 1 ईयर बैक ही डेटा अगर दे रहे हैं और अदर कंट्रीज का मतलब कि रिसेंट डेटा दे रही होगी, कोई एक नो बेस सर। ईयर होता है ना कि इसका कोई बेस ईयर के अकॉर्डिंग हम वहां पे डिसाइड करेंगे। यस सर। तो एक बेस ईयर तो होना चाहिए, हर सारे कंट्री का डेटा जो यूज करेंगे, तो इसका अगर डेटा का कंपेरिजन करना है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो कोई एक बेस ईयर का डेटा यूज करेंगे। यस सर। तो यहाँ पे तो मतलब जैसे अगर आप एक दो चीज और देख रहे होइएगा, भारत सरकार जो है सो बोलती है क्या कि जो हम इस 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं। यस सर। तो इसमें बताइएगा कि आप समझ बता सकते हैं कि फिर भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने के बाद भी इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स इतना नीचे क्यों चला गया? सर, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज करती है एंड उसका पैरामीटर सर डिफरेंट है। गवर्नमेंट ने भी बार बार ये कहा है कि हम ये जो मेजर कर रही है इन एक्चुअल सेंस दे आर मेजरिंग इंडिया malnourishment, नॉट द हंगर थिंग। एंड गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, ये it happens after COVID and slowly the number have been declined, but due to political reasons government are just saying ki we are giving 80 crore uh, free food subsidy, 80 crore food subsidy to 80 crore people। और उसमें ठीक है। देयर इज ऑल्सो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर, बिकॉज की गवर्नमेंट जो इसमें डेटा यूज कर रही है वो 2011 की है एंड बेस्ड ऑन द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एंड उसके अनुसार गवर्नमेंट ये आंकड़ा 80 करोड़ देती है, बट इन एक्चुअल केस बेनिफिशियरी इनसे कम है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप HDI इंडेक्स भी सुने होइएगा, यस सर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कौन इस इंडेक्स को जो है पब्लिश करने का, नहीं, ये इंडेक्स का जो कैसे हम ये निकालेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, ये किसका दिया हुआ था? ऑर्गेनाइजेशन सर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। हाँ, अपने वो पर्सन जो इसको जो पूरा फ्रेम किए थे कि HDI इंडेक्स हम इन पैरामीटर से निकालेंगे, वो पैरामीटर किसने बनाया था ये सब चीज? इसका कॉन्सेप्ट लेके कौन आए थे पहली बार? सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट जहां तक मुझे याद है अमर्त्य सेन एंड MD यूनिस। हाँ, सही बोले हैं, सही बोले हैं। वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, ठीक है, बिल्कुल आप सही बोला। अब पैरामीटर क्या क्या है इसमें? सर, देयर इज 3 पैरामीटर्स, उसके बाद 10 सब सेक्टर। थ्री मेन बस मुझे पैरामीटर बताइए तो। ईयर ऑफ स्कूलिंग, सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, ठीक है। एक्चुअली आप, मैं एक चीज मैं पूछूं आपसे कि आप जो है किसी भी लैंडस्केप का जो है, या हम बात करते हैं लैंड फॉर्म का, हमारी सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट है या नहीं है? यस सर है। किस टाइप से उसका, कैसे आप बताना चाहेंगे? सर, जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट से अगर शुरुआत करें तो वो सॉरी सर, सॉरी सर, वो माउंटेन रेंज में है एंड अपर हाइट पे है, तो वहाँ का जो सर फूड हैबिट होता है वो उसमें काफी ज्यादा पानी की मात्रा होती है, क्योंकि वहाँ पे डिहाइड्रेशन थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो वेट वेट ह्यूमिड क्लाइमेट वहाँ पे है एंड उसके अलावा जो हम अगर उससे नीचे आए बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल पे, तो यहाँ पे रिवर काफी ज्यादा है एंड उड़ीसा इज कोस्टल स्टेट, तो यहाँ पे फिशेस बहुत ज्यादा खाई जाती हैं। एंड फिर हम मध्य प्रदेश इंदौर आए जो
चलिए लैंडलॉक्ड ठीक है। स्टेट। ओ ओके, ओके, चलिए समझ गए कि आपको इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट नॉलेज है, अच्छी बात है। अच्छा, बिहार में एक चल रहा है एग्रीकल्चर रोड मैप, सुना यस है उसके सर, बारे में? यस सर। ये क्या है? सर ये लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था कि एग्रीकल्चर, लास्ट ईयर उसका कई सारा एडिशन आ चुका है? हाँ हाँ, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रोड रोड मैप मैप, फोर ओके लॉन्च किया ठीक गया है। ये कब से कब तक चलेगा? फोर था 2023 से 2028। 5 ईयर का है कि 4 ईयर का है, कंफर्म है? सर 5 ईयर। ओके ठीक है, चलिए। अच्छा, बिहार में आपने देखा है कि जैविक कॉरिडोर के बारे में आप सुन रहे होंगे, यस सर। ऑर्गेनिक कॉरिडोर है ना, तो वो क्या है? सर बिहार की 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी, तो ताकि बिहार में ऑर्गेनिक फार्मिंग स्पेशली हॉर्टिकल्चर में प्रमोट किया जा सके। अच्छा, ये क्यों क्यों जरूरत है कि हम क्यों नहीं, मतलब अभी तो मान लीजिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हमारे बिहार में है क्या कि फूड ग्रेन का खुद स्कार्सिटी चल रहा है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें इस तरह का क्यों जरूरत पड़ रहा है? सर जो बिहार वन ऑफ द लीडिंग हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर है, टॉप 10 रैंक के अंदर आता है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड्स है इन मार्केट एंड एग्रीकल्चर फार्मर डिस्ट्रेस को घटाने के लिए भी ये काफी सहयोग है, क्योंकि उनको बेटर पेमेंट मिल सकता है। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज की एग्रीकल्चर कभी भी मोनोकल्चरल नहीं होना चाहिए, सो डाइवर्स तरीके से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, तो इसलिए भी ये जरूरी है। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया आप आंसर दिए। अच्छा, एक मुझे लास्ट आप मुझे बताइएगा कि आप जो है अपने इस ऑप्शनल का अपने सेवा के दौरान किस तरीके का ऑप्शनल पेपर का सेवा के दौरान कैसे उपयोग करेंगे आप? सर जैसे अभी जैसे अभी one minute। जैसे हम सोशोलॉजी चेंज सोशल चेंज को अगर हमें एड्रेस करना है, तो हर लॉ का और हर रेगुलेशन का सोसाइटी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, एंड उसी से सोसाइटी उसी से इवॉल्व होती है और चेंज होती है। जो अभी हमारा नारी शक्ति अधिनियम है, 106th अमेंडमेंट, जिससे महिलाओं को लेजिस्लेटिव असेंबली में और वहां पे लोकसभा में रिजर्वेशन दिया जा रहा है 1/3। उसी तरीके से पहले हमें पंचायत में भी मिलता है 1993 से। तो वहां पे एक नया टर्म आया है, सरपंच पति। तो ये एक ये वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाता है। तो सॉरी सर, मैं एक मिनट, वो वुमेन बेटर एम्पावरमेंट बेटर कैसे दिखाएगा? अगर बेटर मान लीजिए कि बेटर आंसर मुखिया मैं दे रहा पति हूँ। या हाँ। सर ये वुमेन एम्पावरमेंट इस तरीके से दिख रहा है कि एक पति अपनी पत्नी के नाम से जाना जा रहा है। ओके, सर मैं इसका लेकिन बेटर आंसर लेकिन देता हूँ। हाँ, अगर मैं अगर ये पूछूं आपसे क्या कि अगर एक मुखिया पति, तो फिर वो मुखिया पति तो पूरा पावर कंट्रोलिंग तो मुखिया के पति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का फीमेल को आगे ला देना, ये लगता है कि सही है? और आप सर इसको कैसे आप चाहेंगे कि पूरा का पूरा फीमेल को आप कैसे इसको देखें कि वुमेन एम्पावर हो रही है? ये तो सही जजमेंट नहीं हो पाएगा फिर। सर सोशल चेंज इज अ ग्रेडेशन बेस्ड प्रोसेस, तो इसमें थोड़े स्टेप बाय स्टेप बदलाव लाने की जरूरत होती है। तो 30 इयर्स के बाद हमने ये देखा कि हमारे पास आज 1.74 मिलियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है अर्बन लोकल बॉडीज में। तो अगर इस चीज को देखें तो हमें ये जरूर पता है कि इसमें से इन एक्चुअल सेंस 1/3 वुमेन इसका अगर काम कर रही होंगी, एक्चुअल सेंस में उनके पति नहीं कर रहे होंगे, तो भी एक बिग अचीवमेंट है। तो सोसाइटी सर इसी तरीके से स्लो पेस में ही डेवलप होती है।
ठीक है, तो आपका इंटरव्यू हम लोग ओवर करते हैं। अंजलि मैम, रितेश सर, फीडबैक सेशन इनका स्टार्ट हाँ। कीजिए। मैम फीडबैक दीजिए। तो प्रत्युष, यस मैम। आपका इंटरव्यू अच्छा रहा है। आपका जो नॉलेज बेस है वो बैलेंस, आपको 1 सेकंड, जो आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, अगर नॉलेज कंटेंट की बात करें तो आपका है, क्योंकि हमने अगर जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, यू नो सम ऑफ दी कॉन्सेप्ट, किसी किसी में आपने वर्क किया, तो वो मैं आगे बात करूंगी अभी। बाकी नॉलेज बेस के हिसाब से आपका सही है। करंट अफेयर्स को आप कंटिन्यू रखिए, एंड जो भी थोड़े बहुत जो थ्योरी जो होते हैं ना बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो वो पूछ सकते हैं, यस मैम। तो उनको बस एक बार ब्रश कर लीजिए। बाकी कुछ मेरे सजेशंस हैं, जो आपका कम्युनिकेशन का पेस है वो थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा उसको फास्ट करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा स्लो होगा वो, उसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा तो सही रहेगा। सेकंड है कि जो आप अगर आप आंसर देते हैं उसमें कुछ अगर आप डेटा फैक्ट्स बताते हैं या कुछ आपने कुछ पढ़ रखा है, तो आप तुरंत स्विच हो जाते हैं इंग्लिश में, तो उसको स्विच नहीं करिए। जो आप अगर हिंदी में आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हिंदी में ही खत्म करिए। अगर हिंदी में आपको दिक्कत है तो इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी यूज कर लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल आप कोई टर्म बता रहे थे, उसमें आप इंग्लिश टर्म यूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको धर्म निरपेक्ष नहीं पता तो आप सेकुलर बोल दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है, बट ओवरऑल सेंटेंस मत चेंज करिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत लगता है कि नहीं मैं इंग्लिश में ही बोल पाऊंगा, तो आप क्या करिएगा, बोर्ड मेंबर से परमिशन ले लीजिएगा कि सर मैम कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कंफर्टेबल मोर इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो बस एक परमिशन ले लीजिएगा। अगर वो हामी दे देते हैं तो आप इंग्लिश बोलिएगा, ऐसे वो दे देंगे अगर आप परमिशन लेते हैं तो, बट खुद से स्विच मत कीजिए, ठीक है। एंड थोड़ा सा गेस वर्क कम करिएगा। शुरू के क्वेश्चन में आपने थोड़ा गेस वर्क कर लिया। अगर आपको लगता है, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है कि फोर्थ बुद्धिज्म कॉन्क्लेव कब हुआ, समिट कब हुआ, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इसमें सॉरी भी बोल दीजिएगा ना तो उससे वो जज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, नहीं याद रहता है। प्रीलिम्स का टाइम हमने पढ़ा था, अभी मेंस भी हो गया, अब इंटरव्यू भी हो गया, तो नहीं याद रहता है। तो अब बोल सकते हैं कि सॉरी सर, सॉरी मैम, मुझे ये अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा, जैसे आपने आगे वाले क्वेश्चंस के लिए भी बोले हैं। फिर एक मेरा सजेशन है कि अगर आपसे सॉल्यूशंस पूछा जाता है या आपसे पूछा जाता है पॉइंट बताइए आप क्या करिए, तो आप बहुत लंबा खींच देते हैं, एकदम कंसाइज रखिए उसको, पॉइंटर्स में बताइए, क्योंकि हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, वहां पे इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। आप वहां पे मुश्किल से 10-12 मिनट आपका चलेगा, इतना टाइम वो नहीं देने वाले हैं आपको। बिल्कुल एक लाइन में बोलिए, हाँ मैं ये करूंगा, हाँ मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट करूंगा, मैं बिहेवियर चेंजेस लाऊंगा, पब्लिक सेंसिटिव बनाऊंगा। जैसे आपसे पूछा ना सर ने कि डीवाईएसपी के रोल में आप क्या करिए, बिल्कुल सेंटेंस में दीजिए। अगर उनको पूछना होगा, उनको जिज्ञासा होगा उस पॉइंट पे, तो वो आप लोग खुद पॉइंट करके पूछेंगे, उसको बड़ा मत कीजिए। इवन विनीत सर ने आपसे पूछा कि आप बताइए कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था कि सोशियोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज होगा, तो आप इसको मतलब आप दूसरे एंगल पे चले गए, वो क्वेश्चन दूसरा था, आप दूसरे एंगल पे चले गए। और ऐसा मत बोलिएगा कि सरपंच पति वुमेन एम्पावरमेंट को शो करता है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट ही है। ये जहाँ पे वुमेन को एक्चुअल वर्क चाहिए, सरपंच पति वर्क कर रहे हैं और वुमेन साइड बैक हो जा रही है। तो जिस जिस दायरे में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी दायरे में आंसर दीजिए, वरना इधर उधर जाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको क्या दिखाना है कि आप भी चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चनर ज्यादा, मतलब जो इंटरव्यू है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद बोल देंगे आपका इंटरव्यू ओवर है, तो आप उनसे वो मौका मत छीनिए। आप कंसाइज बोलिए, बैक टू बैक क्वेश्चन लीजिए, जिससे उनका ना आपका प्रेशर वो देख पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। ये छोटे मोटे मेरे सजेशन थे। मेनली आप कंसाइज बोलिएगा ना तो बाकी आपका ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। बाकी आपका नॉलेज अच्छा है, जैसा मैंने पहले बोला। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विनीत सर। हाँ प्रत्युष जी, मैम ने तो बहुत अच्छा बताया कि जो मैं बोलने वाला भी था कि शॉर्ट आंसर और इसको पॉइंट में 2-3 पॉइंट
4 पॉइंट पे ही खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, वहां पे आप डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए कि जहां पे आपको लगता है कि हम उस डायरेक्शन में जाएं तो हमको वहां से फायदा मिलेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा भी ले, अगर आप जबरदस्ती वहां ले जाइएगा तो साफ साफ वो पकड़ लेते हैं कि हमको जबरदस्ती उस टॉपिक पे ले जा रहा है, तो फिर वो जाएंगे नहीं फिर। ठीक है, जैसे कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे जाना चाह रहे थे, कि आप चाह रहे थे कि उस पर डिबेट चले, मेरे समझ से मैं यही पकड़ पा रहा था कि आप चाह रहे थे कि वुमेन एम्पावरमेंट पे चले, एम्पावरमेंट पे चले आपका डिबेट। लेकिन अब उसमें आपका जैसे एक दो पहले ही आपका आ गया था क्या कि मुखिया पति सरपंच ये सब, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिएगा। बाकी आपका जो है थोड़ा सा एनर्जी लेवल को थोड़ा सा आप इंक्रीज कीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आज आपका तबीयत सही है ना, कि तबीयत में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? सर जुकाम खांसी है पिछले 4-5 दिनों से। नहीं तो उसको, आपका इंटरव्यू कब है? 16 सर। 16 को है, आपका 2 दिन ही बचा हुआ है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से गर्म पानी वगैरह पीजिए, पहले सेहत सही कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप, मुझे लगा कि आपको जो बोलने में दिक्कत है वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के कारण ऐसा है, सर वो मुझे दिख रहा था साफ साफ कि आप स्वस्थ नहीं है। तो आप पहले उसको आप पूरा अच्छे से डॉक्टर सजेशन ले लीजिए। कल एक दिन का ही टाइम बचेगा कल के बाद, तो उसको सही से आप कीजिए, सही हो जाइएगा। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना है उसी को ब्रश अप कीजिए। अब बस रिकॉल और रिलैक्स माइंड से आप रहिए। आप है कि लास्ट का 2 दिन ही है, आप अब 2 दिन भी नहीं, आप आपके पास नेक्स्ट डे ही है समझिए। तो आज आज का दिन अब खत्म ही है, तो नेक्स्ट डे है, तो आप माइंड को बस बिल्कुल आप रिलैक्स कीजिए आप। ठीक है रितेश सर? कब है प्रत्युष का इंटरव्यू? सर 16 को। 16 को है ना? ऐसे 15 से स्टार्ट है ना? यस सर, कल से ही है स्टार्ट। हाँ, कल से स्टार्ट। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, विनीत सर और मैम ने बताई है। ठीक। हाँ, गेसेज वर्क कम करिए, जैसे आप पूछे थे बौद्ध धर्म से, तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्चुअल। आप बौद्ध पे गए थे तो वहाँ से फैक्चुअल डाटा पूछ सकता है, या कुछ भी ऐसा टर्मिनोलॉजी है जहाँ से फैक्ट्स पूछे तो ठीक है, बचिए। नहीं आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हर कुछ आना ज़रूरी है। और डीएसपी वाले में आप बोले थे करप्शन है, ये सबसे बचिए, ठीक है? वो आपको अलग एंगल ले जाएँगे कि आप नेगेटिव बोलिए, तो कोशिश करिए कि ठीक है बचने का, है ना? क्योंकि इस तरीके से आंसर से बचिए, नहीं तो फिर लगेगा कि हाँ, करप्शन है, सरकार के अगेंस्ट है, तो ये सबसे दिक्कत आ सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाद बाकी आप और क्रिप्ट आंसर दीजिए, मैंने भी एक, आपको सजेशन। हाँ, बताइए सर, बताइए। हाँ एक चीज इनका था क्या कि एक क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया था स्टार्टिंग में ही, आपने पूछा था कि सर्विस में आप क्यों आना चाहते हैं, तो इन्होंने बताया हाँ। था आईआईटी से। उसका आंसर आप 1 से 2 लाइन में बनाइएगा, क्योंकि आप बहुत 3-4 लाइन ले गए, तो उसको 1 से 2 लाइन में, और जो सत्य होगा उसी के साथ जाइएगा, मतलब ट्रूथ बोलिएगा वहां पे। क्या है कि ज्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, ट्रूथ को ही एक्सेप्ट करना, मतलब उनको अच्छा लगता है कि सही बोल रहा है। ठीक है, और ज्यादा लंबा नहीं खिंचाना है, उसके 2 से 3 लाइन में आप उसको, बहुत हो गया 3 लाइन बहुत ज्यादा हो गया, 2 लाइन में खत्म करने की कोशिश कीजिएगा उसको। सर मैंने लिखा है ये लॉ इन्फोर्समेंट, सेल्फ प्रेस्टीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल प्रेस्टीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। किस चीज के लिए? ठीक है, आप बोल सकना। हाँ हाँ DYSP के। हाँ हाँ, वो सही है तब। अंजलि मैम इस पे कुछ बोलिए आप। अंजलि मैम सुन पा रही हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें जैसे ये आपको क्वेश्चन उठेगा क्योंकि आप आईआईटी से हैं और आईआईटी ने इधर काफी स्विच कर रहे हैं सिविल सर्विसेज लाइन में। इसमें बैलेंस दीजिएगा, एक तो अपना पर्सनल भी लगाइएगा कि आपको क्या क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, प्लस एक प्रोफेशनल भी लगाइएगा कि आपको ग्राउंड ग्रासरूट लेवल पे योगदान देना है, जो कि आप वहां पे नहीं दे पाते हैं। डायरेक्ट पीपल से आपका कनेक्शन होगा, और जो आपने बताया है लॉ इन्फोर्समेंट के रिलेटेड कि मुझे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करना है लॉ इन्फोर्समेंट से, तो दोनों टच दीजिएगा। दोनों टच से ये होता है, ना तो आप पूरा सेल्फिश हो रहे हैं कि आप अपने लिए ही आ रहे हैं, और दूसरा कि ना सिर्फ आप दिखा रहे हैं कि अच्छा आप तो सोसाइटी, मतलब आप सिविल सर्विसेज में आइएगा तो सोसाइटी ही चेंज कर दीजिएगा। तो दोनों बैलेंस लेके बताइएगा, और जैसा विनीत सर ने बताया है 2 से 3 इस लाइन में खत्म कर दीजिएगा।
ठीक है। अगर वो आपसे ज्यादा पूछना चाहे तब आप एनजीओ का दीजिएगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस हाँ। ऐसा था, तो वहां पे आप इंटरेस्टेड हुए तो फिर आप आना चाहिए। ठीक है। ओके। एनजीओ का भी आप इसमें दे सकते हैं क्योंकि आपने उस फील्ड में काम किया है ना? तो आपको यस। कहीं न कहीं सोसाइटी से जुड़ना, समाज से जुड़ना आपको अच्छा लगता है, तो थोड़ा ये भी लिंक कर दीजिएगा कि सर वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो फिर यहाँ आ जाएँगे तो फिर यहाँ बेहतर कर सकते हैं, तो वहाँ का लिंक यहाँ कर दीजिए। बाद बाकी कुछ भी आप बेहतर नहीं करना, रिलैक्स करिए, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, कोशिश करिए हेल्थ सही करके जाइए क्योंकि जितना हो सके आप इंटरव्यू है वहाँ। वार्म वाटर अभी हुँ, आप मतलब गार्गिल कर लीजिए थोड़ा सा, और वार्म वाटर का यूज कीजिए। अब इस चीज पे आप डॉक्टर से कुछ थोड़ा सा सजेशन लीजिए। इंस्टेंट आपको थोड़ा सा अभी आपको रिलैक्स रहना है। ओके। और दिन का न्यूज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिस दिन इंटरव्यू होगा, ओके। ठीक है ना? जैसे हाँ 16 का है तो सुबह का न्यूज़ देख लीजिएगा या 15 का न्यूज़ भी देख लीजिएगा एक बार, कल और का भी, क्योंकि और पूछ सकते हैं वो। एक एक तरीके से आप तैयार रहिएगा। जैसे कि हम लोगों ने इंटरव्यू लिया तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा, बीच में ही अब मैं पूछ ही रहा हूँ, बीच में मैम या कोई हुँ, भी सर बीच में इंटरप्ट करेंगे आपको। बीच में कोई तीसरा पर्सन वहां पे जो होंगे, आप दोनों के बीच में जो बात चल रहा वहां पे तीसरे पर्सन भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो उसके लिए भी आपको रिलैक्स होकर के ध्यान देना है। ओके। और ये आपका पहला इंटरव्यू है ना? यस सर। अब अगर मान लीजिए कि बोर्ड मेंबर, अगर हम तीनों लोग अभी बैठे हुए हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए, अब आपकी एंट्री करनी है, तो सबसे पहले आप किसको विश करना पसंद करेंगे? सर चेयरमैन सर को, एंड 4 मेंबर्स के बोर्ड होते हैं, तो अगर हम्म, चेयरमैन सर या मैम जो भी रहे वो, फिर उनके नियरेस्ट में जो सिंगल साइड में अकेले दिख जाएंगे, फिर बाद में 2 को। देखिए इसमें अंजलि मैम, इसमें इनका एंट्री पे इनका एक होना चाहिए कि अगर फीमेल है तो सबसे पहले तो आप उनको स्पेशल उनका बोलिएगा गुड मॉर्निंग मैम, या प्रणाम करने का सोच रहे हैं या गुड मॉर्निंग बोलने का सोच रहे हैं, मतलब किस सेशन में आपका, फर्स्ट में है या सेकंड में है आपका? गुड आफ्टरनून सेकंड। हाँ, तो गुड मतलब आफ्टरनून ही आफ्टरनून बोलिए। आ जाएगा, फर्स्ट सेशन है, बट हाँ शाम दोपहर तो हो जाएगी। हाँ हाँ, तो गुड आफ्टरनून बोलिए आप। सबसे पहला मेरे समझ से अगर आप देखिए तो वहां पे फीमेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फीमेल कीजिए। और बाकी अगर 3-4 मेंबर हैं तो एक बार ही क्या कीजिए, गुड आफ्टरनून बोलिए और सबकी ओर देख जाइए, तुरंत क्विक नजर दौड़ा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका हो जाता है। इंडिविजुअल नहीं बोल, ओके। लेकिन हाँ फीमेल को एक स्पेशल अलग से करना है। ओके। ओके सर। ओके, ठीक है। अंजलि मैम और कुछ इनको बता दीजिए लास्ट मिनट पर। हाँ जी, प्रत्युष आपका परसों ही है, तो बस एक एक जो बाकी सब जितना डिस्कशन हुआ है, एक सजेशन बस मेरा यही रहेगा कि पॉइंट को कंसाइज बोलिएगा, जैसा पॉइंट वाइज बोलिएगा, और उस दिन का भी न्यूज़पेपर पढ़ के जाइएगा। एंड ओके। कॉन्फिडेंट, अपनी सेहत पे ध्यान ओके। दीजिए। आपका ओके। सेहत अच्छा रहेगा तो आपका मूड अच्छा रहेगा और आपका अच्छा ही जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक ऑल द और बेस्ट प्रत्युष, मुझे ठीक है? हम लोग को पूरा जी, भरोसा है कि आपका रिजल्ट होगा, कि आपके पास नॉलेज है,